नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख यानी कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इसके पहले चरण का विकास लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित यह हवाई अड्डा एक मल्टी मॉडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों का सुगम समन्वय होगा, जिससे यात्रियों और माल के लिए बेहतर संपर्क भी सुनिश्चित होगा। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में बस में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब बस जगतियाल से कालीगिरी जा रही थी। बस बजरी से लदे एक टिपर ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में हुई दुर्घटना पर दुख जताया और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। एक संदेश में उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल जल्द ही स्वस्थ हों। पीएम एनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पर लिखा कि आंध्र प्रदेश में हुए दुखद बस हादसे के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। इन राज्यों में चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं और इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च थी। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद असम की 126 सीटों पर 789 प्रत्याशियों के नाम सही पाए गए। केरलम की 140 सीटों के लिए 985, जबकि पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 366 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। इन राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कल 3 बड़ी रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा दिए गए नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे निकल गए हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग दूसरे स्थान पर हैं। दोनों को 62% अनुमोदन रेटिंग मिली है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान पराग्वे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एकीकरण उप मंत्री राजदूत पैट्रिसिया फ्रूटोस से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने MC14 के एजेंडे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा की। इस अवसर पर वाणिज्य सचिव ने भारत और पैराग्वे के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। भारत, चीन और अमेरिका सहित 166 सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के याओंडे में विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कृषि, ई-कॉमर्स और मत्स्य पालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से फ्रांस के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। वो G7 विदेश मंत्रियों की सहयोगी देशों के साथ होने वाली बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक अबे वॉक्स डे सरने में हो रही है। इस बैठक में दुनिया के प्रमुख देशों के विदेश मंत्रियों के वैश्विक मुद्दों जैसे सुरक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और बढ़ते संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कई देशों के समकक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। इन बैठकों में भारत के व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर बात होने की संभावना है।
पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे अस्थायी शिविर को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विवाद गहरा गया है। पुलिस की कार्रवाई की खबर पर भवानीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से फोन पर बात भी की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए बूथ पर पुलिस के बजाय केंद्रीय बल की तैनाती की मांग की है। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने राज्य पुलिस के लोगों पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस सिंडिकेट के तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग अलग जगह से 10 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 21 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें सब मशीन गन भी शामिल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा के सभी सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा में प्रवेश पाने वाली 1000 बेटियों को साइकिल वितरित की। पीतमपुरा के सर्वोदय स्कूल में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को रामनवमी की असीम शुभकामनाएं। त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से हमें हर परिस्थिति का पूरे सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है। उनके आदर्श अनंत काल तक भारतवासियों के साथ साथ संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। रामनगरी अयोध्या 27 मार्च को रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस खास मौके के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होंगे, जो 11 बजे तक चलेंगे। इसके बाद दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़कर दिव्य सूर्य तिलक का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेंगी, जिसे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। सरयू घाटों पर स्नान के दौरान सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। 27 मार्च को अयोध्या में रामनवमी का पर्व भक्ति, भव्य आयोजन और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ऐतिहासिक रूप में मनाया जाएगा। क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 4 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पुलानी अलग अलग विषयों में दुनिया के टॉप 50 विश्वविद्यालय में जगह बनाने में रही कामयाब। भारत ने विषयों और बड़े फैकल्टी क्षेत्रों में टॉप 50 में 27 स्थान हासिल किए। ये उपलब्धि 2024 में प्राप्त 12 शीर्ष 50 स्थानों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, यह हमारे उच्च शिक्षा तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह हमारे संस्थानों के मजबूत शैक्षणिक मानकों और बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने आतंकवाद के एक मामले की जांच के सिलसिले में आज घाटी में 3 जिलों में छापेमारी की। ये छापेमारी श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल जिलों में की जा रही है। केरल चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से है जारी। त्रिशूर से भाजपा उम्मीदवार पद्मजा वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ सक्तन सब्जी बाजार का दौरा किया और चुनावी प्रचार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में रामनवमी के मौके पर निकाले गए जुलूस की अगुवाई की। रामनवमी के जुलूस की शुरुआत पद्मपुकुर से हुई। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में इस बार राम राज्य होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में सुशासन और नारी सुरक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा बेरोजगारी खत्म करने और घुसपैठियों को भगाने की भी बात उन्होंने कही। उड़ान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। इस पर 28,840 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों को 100 हवाई अड्डों में विकसित किया जाएगा। इससे कम सेवा वाले और अनुपलब्ध क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा। सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की।
रेलवे ने अपने संचार अवसंरचना को उन्नत करने और कवच स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली को विस्तारित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन्नत फाइबर संचार प्रणालियों और बेहतर सुरक्षा तंत्रों के माध्यम से रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि मध्य रेलवे के सभी 5 डिवीजनों में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक मजबूत दोहरे फाइबर संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए 2 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के द्वारा यह भी बताया गया कि स्वदेशी रूप से विकसित कवच 4.0 को तमिलनाडु, केरलम और कर्नाटक के 548 किलोमीटर के व्यस्त मार्गों पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि गुजरात के राजकोट और भावनगर डिवीजनों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ऑप्टिकल फाइबर संचार नेटवर्क का निर्माण भी पूरा किया जाएगा। एलपीजी टैंकर जग वसंत जल्द भारत पहुंचने वाला है। ये गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। एलपीजी जहाज जग वसंत फारस की खाड़ी से रवाना होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुका है। मुरादाबाद में रामनवमी और दुर्गा अष्टमी के अवसर पर नगर निगम पुलिस के साथ मिलकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में जटायु वैन के जरिए ड्रोन से निगरानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में जारी 31 तारीख तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर से 130 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन होगा, जो भारत के वैश्विक सिनेमा कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा रहा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और यूट्यूब के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारतीय पारंपरिक लोक और जनजातीय संगीत को एक वैश्विक मंच प्रदान करना और स्थानीय कलाकारों को सशक्त बनाना है। 4 से 6 मई तक प्रयागराज में थल सेना नॉर्थर्न टेक सिंपोजियम का आयोजन कर रही है। इसमें रक्षा निर्माण की कंपनियां और इनोवेटर्स शामिल होंगे। सिंपोजियम का मकसद भविष्य के युद्धों के लिए उन्नत तकनीक से थल सेना की ऑपरेशनल क्षमता में इजाफा करना है। थल सेना की उत्तरी और मध्य कमांड ने 87 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का एक कॉम्पेंडियम जारी किया है, जिसके हल उन्होंने उद्योगों और वैज्ञानिकों और स्टार्टअप से मांगे हैं। इसमें ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज चमक के साथ तेज बारिश और हवाएं चलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 2 दिनों तक इसी तरह के मौसम की आशंका। विभाग ने कहा कि कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने की आशंका है। विभाग ने केरल, माहे, कोंकण और गोवा में 27 तारीख तक गर्म और उमस भरे मौसम की भविष्यवाणी भी की है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद मजबूत बनी रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट, भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.1% रहने का अनुमान। मजबूत घरेलू मांग, स्थिर निर्यात, निजी निवेश में बढ़ोतरी को बताया गया मुख्य वजह। एशिया पैसिफिक क्षेत्र की बेहतर अर्थव्यवस्था में भारत की प्रमुख भूमिका। दक्षिण मध्य रेलवे ने अब तक का सबसे अधिक माल ढुलाई का बनाया रिकॉर्ड। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में की 144.244 मिलियन टन माल की ढुलाई।
ओडिशा सरकार ने पीएनजी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी प्रक्रिया की आसान। भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमति शुल्क माफ, नई मंजूरी की जरूरत नहीं। सभी अधिकारियों को समय सीमा में आवेदन निपटाने के निर्देश, देरी खत्म करने पर जोर। ये व्यवस्था 30 जून तक रहेगी लागू। भारत बना एशिया प्रशांत का सबसे किफायती ऑफिस फिट आउट मार्केट। वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक निवेश विकल्प बना भारत। कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2026 रिपोर्ट में भारत सबसे किफायती। भारत की लागत टोक्यो, सिडनी और सिंगापुर से भी कम। मुंबई सबसे महंगा बाजार। भारत ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जोड़ी 9 गीगावाट से अधिक की रूफटॉप सोलर क्षमता। फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी योजना। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है सरकार का उद्देश्य। इससे 25 सालों में 1000 अरब यूनिट बिजली उत्पादन और 720 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी संभव। देश में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों की घरेलू उत्पादन क्षमता 2030 तक 5000 टन तक पहुंचने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में दी जानकारी। लिथियम और दुर्लभ खनिजों की खोज में लाई जा रही है तेजी। इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और स्पेस सेक्टर में इन खनिजों की होती है अहम भूमिका। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे की कुल आरक्षित टिकट बुकिंग में ऑनलाइन हिस्सेदारी बढ़कर हुई 88%। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ऑनलाइन सिस्टम रेलवे की सबसे यात्री हितैषी पहल बनी। आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुकिंग से समय और लागत में आई कमी। रामनवमी के मौके पर सोने की कीमतों में दिखी तेजी। दिल्ली में 24 कैरेट सोने के भाव 1,46,830 रुपए प्रति 10 ग्राम। अमेरिका ईरान संभावित संघर्ष विराम की उम्मीद से बाजार प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,556.55 डॉलर प्रति औंस पर। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत को मिली बड़ी राहत। अब होर्मुज से निकल सकेंगे भारतीय जहाज। ईरान ने शर्त के साथ दी इजाजत। होर्मुज से केवल वही जहाज गुजर सकेंगे जो ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई में नहीं शामिल। सभी जहाजों को कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को झटका लगने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर दिखी तेजी। ब्रेंट क्रूड 1.21% चढ़कर 103.46 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा। वैश्विक तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की नहीं कोई कमी। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से कर रही हैं काम। सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। सरकार के अनुसार एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 92% तक पहुंची। पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति भी सामान्य। बांग्लादेश के राजबारी जिले में बस के नदी में गिरने से 23 लोगों की मौत। बस के परिवहन नौका पर चढ़ने के दौरान पद्मा नदी में गिरने के कारण हुआ हादसा। बस में करीब 40 लोग थे सवार। मृतकों में कई महिलाएं भी शामिल। 30 फीट गहराई में डूबी बस को निकालने के लिए गोताखोरों के साथ अतिरिक्त टीम मौजूद। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत कैबी में एक आपातकालीन सूचना पर कार्रवाई कर रहे नाइजीरियाई सुरक्षा बलों पर हमला। 10 सुरक्षा कर्मियों समेत 11 लोगों की मौत। वॉशिंगटन डीसी में एनआरसीसी कार्यक्रम में बोले ट्रंप, कहा ईरान उनकी सरकार के साथ बातचीत कर रहा है लेकिन मानने से कर रहा है इनकार। ट्रंप के मुताबिक ईरानी नेतृत्व को अपने ही लोगों और अमेरिका दोनों का सता रहा है डर। वहीं ईरान ने कहा फिलहाल औपचारिक बातचीत करने का इरादा नहीं। मिस्र ने की ईरान से जुड़ी वार्ता करने की मेजबानी की पेशकश। विदेश मंत्री डॉक्टर बदर अब्देलत्ती ने कहा, हमारा उद्देश्य मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से बातचीत की पहल का मिस्र ने किया समर्थन। मध्यस्थता में जुटे कई देश, लेकिन बातचीत को लेकर अब भी अनिश्चितता बरकरार।
एशियाई देशों की ऊर्जा व्यवस्था पर दिखा मिडिल ईस्ट तनाव का असर। फिलीपींस के ऊर्जा बाजार नियामक एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन ने थोक बिजली स्पॉट मार्केट को किया सस्पेंड। फिलीपींस के तीनों पावर ग्रिड में बिजली बाजार को अस्थायी रूप से किया गया बंद। नया प्राइसिंग सिस्टम लागू कर सकता है ईआरसी। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह के देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना, पार्टी के एक नेता ने दी जानकारी। 35 साल के बालेन को प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में 78 वर्षीय अर्जुन नरसिंह केसी दिलाएंगे शपथ। नरसिंह नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों में सबसे वरिष्ठ। कोलंबिया के बोगोटा में सैन्य पुलिस और नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाकर प्लेन क्रैश में शहीद हुए 69 लोगों को दी श्रद्धांजलि। प्रार्थना सभा भी आयोजित। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बोगोटा के सैन्य अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस विमान। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडोमिर ज़ेलेंस्की का दावा, अमेरिका ने सुरक्षा गारंटी को डोनबास छोड़ने की शर्त से जोड़ा। अपने हितों की कीमत पर समझौते के खिलाफ यूक्रेन। यूक्रेन का कहना, डोनबास से पीछे हटना उसकी और पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए है खतरा। पीछे हटने पर रूस को मजबूत सैन्य बढ़त मिलने की आशंका। छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले दिन कर्नाटक 5 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले दिन ओडिशा 1 स्वर्ण सहित 4 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मेजबान छत्तीसगढ़ 2 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। पंजाब के 26 वर्षीय इंटरनेशनल स्प्रिंटर गुरविंदर वीर सिंह ने भुवनेश्वर के इंडोर स्टेडियम में पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन पुरुषों के 60 मीटर दौड़ का खिताब अपने नाम किया। भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एथलीट सरुण पाय सिंह ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है। नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश की महिला खिलाड़ियों का भी दबदबा देखने को मिला। भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रियंका सिंह ने 3 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस ने अपने अपने खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया है। वो चोटिल हर्षित राणा की जगह टीम में आएंगे और 75 लाख रुपए के केकेआर से जुड़ेंगे। गुजरात जॉइंट्स ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को टीम में शामिल किया है। वो चोटिल पृथ्वीराज यार्रा की जगह टीम में आएंगे और 30 लाख रुपए में जीटी का हिस्सा बनेंगे। दक्षिण अफ्रीका ने हैगले ओवल में खेले गए 5वें T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 33 रन से हराकर 3-2 से सीरीज अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 188 रन का लक्ष्य मिला था। न्यूजीलैंड 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन ही बना पाई। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड की धरती पर पहली बार T20 सीरीज जीती है। अमेलिया खेर के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने 5वें T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 92 रनों से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। साफ अंडर-20 चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में भारत आज पहले मैच के दौरान चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक ही ग्रुप में है। भारतीय टीम शनिवार को बांग्लादेश का सामना करेगी। मियामी में खेले जा रहे प्रतिष्ठित मियामी ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 आरिना सबालेंका और दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी एलिना रायबाकिना ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। डिफेंडिंग चैंपियन सबालेंका और रायबाकिना आज रात हार्ड रॉक स्टेडियम में फाइनल में जगह बनाने के लिए आमने सामने होंगी।
मियामी ओपन के पुरुष एकल वर्ग में चेक गणराज्य के जिरी लहका ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। अब लहका का मुकाबला अमेरिका के टॉमी पॉल और फ्रांस के आर्थर फेल्स के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।